खम्मा घड़ी सा दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एक्सप्लोर चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, जी हाँ, बिजौलिया किसान आंदोलन, बिल्कुल आसान तरीके से एआई की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से जगनेर के अशोक परमार ने भी भाग लिया था और उनकी वीरता से प्रभावित होकर राणा सांगा ने इन्हें ऊपरमाल की जागीर प्रदान की और इसी की राजधानी बिजौलिया थी। दोस्तों, बिजौलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है और इसमें 79 गांव शामिल थे। दोस्तों, इस आंदोलन की खास बात ये है, इस आंदोलन में महिलाओं तथा बच्चों ने भी भाग लिया था। दोस्तों, यह आंदोलन 3 चरणों में पूरा हुआ था। तो आइए चलते हैं सबसे पहले प्रथम चरण की ओर। सन 1897 में बिजौलिया के विभिन्न गांवों से हजारों ढाकड़ किसान गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। वहां शोषित और उत्पीड़ित किसानों ने आपस में बैठकर अपनी पीड़ाओं पर चर्चा की और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनकी तकलीफों की जड़ भू राजस्व उपकरों का भारी बोझ और जबरन श्रम की व्यवस्था थी। किसानों ने इस अन्याय के खिलाफ कदम उठाने का निर्णय लिया और अपनी शिकायतें महाराणा के समक्ष रखने के लिए उदयपुर में एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का निश्चय किया। इसके लिए नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को चुना गया। दोनों उदयपुर पहुंचे और महाराणा के सामने किसानों की पीड़ाओं को विस्तार से प्रस्तुत किया। महाराणा ने जांच के लिए एक राजस्व अधिकारी नियुक्त किया और जांच में किसानों की शिकायतें सही पाई भी गईं। लेकिन अधिकारी ने इस मामले को अनदेखा कर दिया और केवल जागीरदार को चेतावनी देकर मामला समाप्त कर दिया। इसके बाद जागीरदार ने प्रतिशोध में नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को जागीर से निकाल दिया, जिससे आंदोलन को बड़ा झटका पहुंचा। सन 1899 से 1900 का समय भयंकर अकाल और संकट का दौर था। इसी बीच 1903 में राव कृष्ण सिंह ने किसानों पर छंवरी कर लगा दिया, जिसके तहत लड़की की शादी पर पिता को जागीर में कुछ धनराशि देनी पड़ती थी। किसानों के विरोध के बाद यह कर वापस ले लिया गया और थोड़ी राहत मिली। साल 1906 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह नया जागीरदार बना। उसने महाराणा को दी जाने वाली तलवार बंधाई जैसे करों को किसानों पर थोप दिया और कुछ नए कर भी जोड़ दिए। इससे किसानों पर आर्थिक बोझ और बढ़ गया। 1913 में किसानों को जागीरदार के खिलाफ फिर से आंदोलन करने पर विवश होना पड़ा। मार्च 1913 में साधु सीताराम दास के नेतृत्व में लगभग 1000 किसान बिजौलिया के जागीरदार के महल के सामने पहुंचे और अपनी शिकायतें रखना चाही, लेकिन जागीरदार ने मिलने से इनकार कर दिया। विरोध में किसानों ने बिजौलिया में अपनी जमीनों पर खेती न करने का निर्णय लिया। 1914 तक खेत खाली पड़े रहे और पूरी जमीन बंजर हो गई, जिससे जागीरदार को भारी आर्थिक नुकसान सहना पड़ा। दिसंबर 1913 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई और उसका नाबालिग पुत्र केसरी सिंह नया जागीरदार बना। क्योंकि वह नाबालिग था, इसलिए शासन की बागडोर सीधे उदयपुर महाराणा के हाथों में चली गई और यह बदलाव किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। जनवरी 1914 में 2 अधिकारियों को जांच हेतु भेजा गया और कुछ करों में छूट तथा रियायतें घोषित की गईं, लेकिन ये रियायतें कभी लागू नहीं हुई। तो दोस्तों, आपने पहले चरण में देखा कि कैसे कृष्ण सिंह ने किसानों पर चंवरी कर और पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर किसानों पर लागू कर दिए और 1914 में दी गई रियायतों की असफलता ने किसानों के बीच असंतोष को और बढ़ा दिया और यही आंदोलन के दूसरे चरण का आधार बना। तो आइए चलते हैं दूसरे चरण की ओर। सन 1915 में बिजौलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ, जब साधु सीताराम ने विजय सिंह पथिक को आंदोलन का नेतृत्व संभालने के लिए आमंत्रित किया। इन्होंने बिजौलिया में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। 1916 में पथिक जी ने बिजौलिया किसान पंचायत नामक एक किसान संगठन का गठन किया। उन्होंने किसान पंचायत की एक केंद्रीय समिति की स्थापना की, जिसे किसान पंचायत बोर्ड नाम दिया गया। मन्नालाल पटेल को सरपंच नियुक्त किया गया और उनके नेतृत्व में आंदोलन चलाने के लिए 13 सदस्यों की एक समिति गठित की गई और इसी समय माणिक्यलाल वर्मा भी इस आंदोलन से जुड़ गए। 1917 के दौरान किसानों के हजारों हस्ताक्षरों वाली कई याचिकाएं ठिकाना और उदयपुर राज्य को भेजी गईं, परंतु अधिकारियों ने इन याचिकाओं को लगातार नजरअंदाज किया और किसानों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया।
परिणाम स्वरूप पंचायत बोर्ड ने लगान न देने का अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। किसानों ने ठिकाना के आदेशों का पालन न करने और ठिकाना, पुलिस और अदालतों का बहिष्कार करने का फैसला किया। उदयपुर के महाराणा ने किसानों की मांगों पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया और ठिकाना अधिकारियों को आंदोलन को चलने का निर्देश दिया। माणिक्य लाल वर्मा और साधु सीताराम दास सहित कुल 51 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय सिंह पथिक भूमिगत हो गए और अन्य नेताओं की अनुपस्थिति में उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व जारी रखा। उनके मार्गदर्शन में हजारों किसानों ने सत्याग्रह में भाग लिया और धरने पर बैठ गए। इन गतिविधियों के कारण उदयपुर सरकार को 1919 में एक जांच आयोग नियुक्त करना पड़ा, लेकिन पिछले आयोगों की तरह इसने भी कोई कार्यवाही नहीं की। आंदोलन तेज हो गया और किसानों ने बिजौलिया की जमीन पर खेती न करने का फैसला लिया। राजस्थान सेवा संघ और राजपूताना मध्य भारत सभा ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इससे आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया। किसानों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन पाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे क्योंकि कांग्रेस रियासती आंदोलनों के पक्ष में नहीं थी। बिजौलिया के नेताओं ने इतना दबाव बनाया कि उदयपुर के महाराणा को फरवरी 1920 में दूसरा जांच आयोग नियुक्त करना पड़ा। बेदला के ठाकुर राज सिंह को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और रमाकांत मालवीय व तख्त सिंह मेहता इसके सदस्य बनाए गए। महात्मा गांधी की सलाह पर मदन मोहन मालवीय ने महाराणा को मनाने की कोशिश की, परंतु वे असफल रहे। जून 1920 के बाद किसानों ने आंदोलन को और भी तेज कर दिया। किसान पंचायत ने तय किया कि कोई भी किसान ठिकाना अधिकारियों से सीधा संपर्क नहीं करेगा। किसानों ने ठिकाना के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया। 1921 के दौरान यह आंदोलन 1917 की रूसी क्रांति से भी प्रभावित हुआ और आंदोलन अधिक उग्रवादी चरण में प्रवेश कर गया। बिजौलिया का किसान आंदोलन राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा का प्रमुख स्रोत बन गया। ऐसी परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार को डर था कि यदि बिजौलिया आंदोलन को समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो यह पूरे राजपूताना में फैल जाएगा। इसीलिए 1922 में भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की, जिसमें गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड भी शामिल थे। इस समिति ने बिजौलिया किसान पंचायत बोर्ड के सरपंच मोतीलाल चंद्र, राजस्थान सेवा संघ के सचिव नारायण पटेल, राम नारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा से एक समझौता किया। इस समझौते के तहत न्यायिक, पुलिस और जेल संबंधी कई आवश्यक सुधार लागू किए गए। अधिकारियों ने किसान पंचायत को किसानों के एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि निकाय के रूप में मान्यता दी और पंचायत को कई कार्य और शक्तियां सौंपी गईं। दोस्तों, पीछे आपने देखा कि आंदोलन के दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक और माणिक्य लाल वर्मा जैसे बड़े नेता भी इस आंदोलन से जुड़ गए और भारत सरकार ने कुछ समझौते भी प्रस्तावित किए। लेकिन ऐसा क्या कारण था कि आंदोलन तीसरे चरण में प्रवेश कर गया? आइए देखते हैं। सन 1923 के अंत तक अन्य क्षेत्रों में किसानों के विद्रोहों को दमनकारी उपायों से दबा दिया गया। इससे ब्रिटिश राज्य और ठिकाना अधिकारियों को किसानों के साथ और भी क्रूरतापूर्वक व्यवहार करने का प्रोत्साहन मिला। विजय सिंह पथिक की गिरफ्तारी ने आंदोलन को एक गंभीर झटका दिया। ठिकाना ने 1922 से हुए समझौते को लागू करने पर कोई ध्यान नहीं दिया और धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि किसानों की हालत पहले से भी अधिक दयनीय हो गई। उन पर साहूकारों के भारी कर्ज लदते चले गए और उनका जीवन संघर्षों में डूबने लगा। 28 अप्रैल 1927 को विजय सिंह पथिक को एक आदेश के तहत रिहा किया गया, लेकिन इस रिहाई के साथ ही उन पर मेवाड़ में पुनः प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस बीच माणिक्य लाल वर्मा का पथिक से मतभेद हो गया और उन्होंने आंदोलन से स्वयं को अलग कर लिया। जून 1927 आते आते किसानों ने असहनीय परिस्थितियों में अपनी असिंचित भूमि से सशर्त त्यागपत्र भेजना शुरू कर दिया, लेकिन ठिकाने ने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया और उन्हीं भूमियों को उस नए कब्जेदारों को बांट दिया गया। 1930 में नेतृत्व जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय के हाथों में आया, परंतु वे किसानों के बीच अपरिचित थे और यही वह मोड़ था जब आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। धीरे धीरे इन सभी कारणों से 1930 के बाद किसान आंदोलन का पतन शुरू हो गया। 1939 में जब किसान सभी राजनीतिक गतिविधियों से अलग हो गए तो अंततः उन्हें अपनी भूमि वापस मिल गई और उन्होंने ठिकाने को यह आश्वासन दिया कि वे भविष्य में कभी आंदोलन नहीं करेंगे। इसके बाद मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य ने प्रामंडल से बातचीत की और अधिग्रहित भूमि किसानों को वापस सौंप दी गई। बिजौलिया किसान आंदोलन अपने अंतिम लक्ष्य को तो प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने राजस्थान के किसानों में सामंतवाद के खिलाफ चेतना जगाने में बहुत बड़ी सफलता हासिल की। इस आंदोलन ने सामंतवाद पर एक प्रभावी प्रहार किया और राजस्थान के अन्य हिस्सों में भी इसी प्रकार के आंदोलनों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।